राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग कल देखे थे कि 30 नंबर तक प्रश्न हम लोग का हो गया था 2021 का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 31 नंबर से। ठीक, तो देखिए 31 नंबर प्रश्न ये है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। तो मार्कंडे की कहानी लेखक है, इनकी कहानी नहीं है, इसको पहचानना है कौन नहीं है। तो महुए का पेड़ है, रामलीला है, पान फूल है, हंसा जाई अकेला है। तो इसमें ये तीनों जो है मार्कंडे की रचना है, कहानी है, लेकिन रामलीला जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक, तो यही नहीं होगा। रामलीला निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, जबकि महुए का पेड़ 1954, पान फूल 1954, हंसा जाई अकेला एक ही में है ये 1957, पत्थर और परछाइयाँ 1956। ठीक, और देखिए भूदान नाम से भी लिखे हैं, माही नाम से लिखे हैं, बीच के लोग नाम से लिखे हैं, और एक इनका गुलरा के बाबा नाम से बहुत फेमस है कहानी, वो भी है। ठीक, तो भूदान नाम से है, माही नाम से है, बीच के लोग नाम से है, इत्यादि समकालीन कहानीकार मार्कंडे की कहानी संग्रह है। तो ये सब इनका कहानी संग्रह है। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो क्या होता है कि प्रश्न में पूछ देता है पेपर में, आरोही अवरोही में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे ध्यान देना रहता है कि आरोही पूछ रहा है कि अवरोही पूछ रहा है। तो अवरोही पूछेगा अगर तो मतलब कि घटते क्रम। ठीक, आरोही पूछेगा मतलब कि बढ़ते क्रम में रहेगा, और कालक्रमानुसार पूछता है तो उसका मतलब भी आरोही क्रम ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है, जय भारत दिया है रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है सब। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। तो जय भारत जो ये है भारत भारती है, ठीक, 1912 की रचना है। साकेत 1931 में लिखी गई, यशोधरा 1932 में लिखी गई। तो देखा जाए सबसे पहले भारत भारती इसमें दिया है, इसमें भी दिया है, दोनों में दिया है, लेकिन उसके बाद साकेत इसमें दिया है, उसके बाद यशोधरा, जय भारत। तो ये बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। देख लिया जाए नीचे, मैथिली शरण गुप्त की कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में इस प्रकार रखा गया है। देखिए भारत भारती 1912 ईस्वी में है, ठीक, और साकेत 1931 ईस्वी में है। इसमें किसका वर्णन मिलता है, नवे सर्ग में। नवा सर्ग इसका जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें 12 सर्ग है पूरा, लेकिन नवा सर्ग इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उर्मिला के बारे में लिखे हैं। यशोधरा है, ठीक, ये बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, उनके बारे में है 1932 ईस्वी, इसको चंपू काव्य माना जाता है। और जय भारत 1952 ईस्वी। ठीक, तो ये भी चीज़ ध्यान देना है कि साकेत 1931 में है, इसको डॉक्टर नगेंद्र जो है जनवादी काव्य कहे हैं। ठीक है, अब आगे देखा जाए 33 नंबर प्रश्न, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो ये कौन है, माता प्रसाद गुप्त हैं कि भगीरथ मिश्र हैं कि भिखारी दास हैं कि गणपत चंद्र गुप्त हैं। तो हिंदी में काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने किया, गणपत चंद्र गुप्त किए हैं। ठीक, देखिए हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपत चंद्र गुप्त हैं। अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन इसी में बताए हैं, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन इसी में बौद्धिक रस के बारे में बताए हैं। में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, रस सिद्धांत के भारतीय चिंतन धारा में आचार्य भरत से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक अनेक मनीषियों व आचार्यों ने अपने अपने चिंतन का योग देकर भारतीय काव्यशास्त्र को समृद्ध किया। तो ये चीज़ यहाँ पे ये तो हो गया कि ये किए हैं बौद्धिक रस की स्थापना, ठीक, हिंदी काव्यशास्त्र में। देखिए क्या होता है कि भरत मुनि जो है ना, सबसे पहले भरत मुनि, ये जो थे भरत मुनि, ये 8 रस माने, रसों की संख्या कितनी माने हैं, 8 माने हैं। तो उसमें कौन कौन माने हैं, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, रौद्र रस हो गया, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रस पूरा माने हैं। लेकिन उनके बाद कुछ आचार्य आए जो और कहे कि और भी रस होता है, ठीक, तो और वो लोग रस बताए। तो उसमें से कौन कौन लोग रस बताए ये भी ध्यान देना है। तो एक थे विद्वान उद्भट, ठीक, एक थे उद्भट, ऐसे उद्भट, ठीक ना। तो ये क्या बताए, ये शांत रस बताए, ये और अपना रस एक जोड़ दिए शांत रस। उसके बाद एक आए विश्वनाथ, वो वात्सल्य रस जोड़ दिए। और उसके बाद रूप गोस्वामी एक थे, तो वो भक्ति रस जोड़े। और एक रुद्रट थे तो वो प्रयाण रस जोड़े। तो ये 4 ध्यान देना है कि शांत रस उद्भट, वात्सल्य रस विश्वनाथ, और रूप गोस्वामी भक्ति रस जोड़े, और रुद्रट प्रयाण रस। ठीक, अब एक और चीज़ है कि क्या होता है कि संचारी भावों की संख्या भरत मुनि 33 माने थे, ये ठीक 33। लेकिन 2 ऐसे विद्वान, एक संस्कृत के विद्वान हैं, एक हिंदी के। तो संस्कृत के भानुदत्त ने,
ठीक। वो 34वां संचारी भाव छल को माने। ये जो छल है इसको 34वां संचारी भाव कौन माना? भानुदत्त एक है, वो संस्कृत के हैं, वो माने। और हिंदी में किसने माना? देव ने माना। तो ये प्रश्न बनता है कि 34वां संचारी भाव छल को किसने माना है? तो संस्कृत में भानुदत्त ने और हिंदी में देव ने माना है। ठीक। अब देखिए इतना हो गया। अब आगे देखा जाए 34वां प्रश्न। न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो ये जो है ये उक्ति जो है कहाँ से ली गई है? कुमार संभवम से ली गई है ना। तो कालिदास की है कि भारवी की है कि माघ की है कि श्रीहर्ष की है? तो ये कालिदास की सूक्ति है। ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे गुणों से युक्त व्यक्ति जो है उसकी आयु नहीं देखी जाती है। मतलब ये है कि जो ये उम्र में कम जो व्यक्ति है वो भी गुणवान हो सकता है। ठीक। इसका मतलब यही है न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, अर्थात गुणों से युक्त व्यक्ति की आयु नहीं देखी जाती है। ठीक। अब देखिए न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, यह सूक्ति कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभवम, इसमें 17 सर्ग है। ये इनका महाकाव्य 2 है ना कालिदास का, कुमार संभवम है, रघुवंशम है। तो कुमार संभवम में 17 सर्ग है और रघुवंशम में 19 सर्ग है। इससे लिया गया है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है। इसकी विषय वस्तु शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। तो कार्तिकेय के बारे में इसमें उल्लेख है। अब देखिए भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। 35 नंबर। कौन था? सत्य हरिश्चंद्र था कि विद्या सुंदर था कि भारत दुर्दशा कि सती प्रताप? तो ये जो सत्य हरिश्चंद्र है ये भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ठीक। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत प्रथम नाटक सत्य हरिश्चंद्र 1875। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हरिश्चंद्र का अभिनय किए थे। ठीक। जिसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सत्य हरिश्चंद्र बंगला साहित्यकार क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक का अनुवाद है। यह 4 अंकों का नाटक है जिसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अंक इंद्र सभा, द्वितीय अंक हरिश्चंद्र सभा, तृतीय अंक काशी में विक्रय और चतुर्थ अंक है श्मशान। तो यहाँ पे तो ये है कि भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, ये पूछ रहा है। लेकिन प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं? ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का पहला अभिनीत नाटक पूछ देगा। ये तो पूछा भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा, लेकिन पूछ देगा कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक। तो एक जानकी मंगल नाटक है। ठीक। शीतला त्रिपाठी लिखे हैं ये जानकी मंगल। इनकी तुलसीदास की रचना भी है लेकिन ये नाटक है जानकी मंगल ये। तो ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी लिखे हैं। तो इसको ध्यान देना है कि अगर पूछेगा कि हिंदी आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक पूछेगा तो जानकी मंगल को बताया जाएगा, और भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा पूछेगा तो सत्य हरिश्चंद्र। ठीक। देखिए इसमें कई चीज़ है, ध्यान देना है नाटक के बारे में। नाटक जहाँ से स्टार्ट होता है तो ये हो गया कि हिंदी का पहला अभिनीत नाटक और जानकी मंगल हो गया। और हिंदी का पहला नाटक पूछेगा तो आनंद रघुनंदन। देखिए शुक्ल जी जो है आनंद रघुनंदन को मानते हैं जो कि ब्रज में है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं कि नहुस है हिंदी का पहला मौलिक नाटक। ठीक। तो आनंद रघुनंदन को शुक्ल जी माने और नहुस को ये गोपाल चंद्र गिरधरदास थे भारतेंदु जी के पिता, तो उनका नाटक है तो उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं। और एक प्रबोध चंद्रोदय है जसवंत सिंह का। ठीक। तो इसको पहला अनुदित नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला अनुदित नाटक पूछेगा अगर तो प्रबोध चंद्रोदय, ये संस्कृत से अनुवाद किए हैं। एक कृष्ण मिश्र का है संस्कृत में, तो इसको उससे अनुवाद किए हैं प्रबोध चंद्रोदय। ठीक। तो ये कौन लिखा? जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो पहला अनुदित नाटक है हिंदी का, ये भी ब्रज में है। ठीक। और एक और चीज़ है, 2-3 चीज़ है यहाँ पे, यही चीज़ हम याद कर लेंगे तो इसमें प्रश्न जो है कि फंसने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब देखिए एक ये तो हो गया कि हिंदी का जो है कि प्रबल चंद्रोदय जो है पहला अनुदित नाटक है हिंदी का। ठीक। जो ब्रज में है। अब देखिए खड़ी बोली में लिखा गया पहला हिंदी नाटक तो शकुंतला नाटक है। शकुंतला। ठीक। ये अनुदित है, ये भी मतलब कि खड़ी बोली में अनुवाद किए हैं। तो शकुंतला नाटक जो है ये। ठीक। तो ये कौन लिखा? लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह थे ना, तो वो लिखे हैं। तो ये 3-4 चीज़ ध्यान देना है हम लोगों को। अब आगे देखा जाए, इतना सब हो गया ना। तो इसमें 3-4 फैक्ट है, इसको एकदम याद रखा जाएगा कि हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है आधुनिक हिंदी का तो जानकी मंगल, और भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक तो सत्य हरिश्चंद्र, और
जो पहला अनुदित नाटक पूछेगा तो ब्रज में है प्रभु चंद्रोदय जसवंत सिंह लिखे हैं, और खड़ी बोली में अनुदित पहला नाटक हिंदी का तो शकुंतला नाटक है, लक्ष्मण सिंह लिखे हैं। और हिंदी का पहला नाटक है, उस पे 2 है, एक शुक्ल जी मान है आनंद रघुनंदन को जो ब्रज में है, और एक है नहुस जिसको गोपाल चंद्र गिरधरदास लिखे, उसको भारतेंदु जी मानते हैं। ठीक, तो इतना हो गया। अब 3-4 चीज़ और है, देख लिया जाए। ये सत्य हरिश्चंद्र में भारतेंदु जी किसका रोल किए थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र का रोल किए थे, ठीक। और एक नील देवी है, नील देवी नाम से, उसमें किसका रोल किए थे? पागल का रोल किए थे, ठीक ना, नील देवी में। और एक शकुंतला, अरे ये जो बता रहे थे हम, जानकी मंगल जो नाटक है, इसमें एक किसका रोल किए थे? लक्ष्मण का रोल किए थे, ठीक। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। जानकी मंगल में लक्ष्मण का रोल किए थे, इनका पूछता है 3 है, 3 में अभिनय किए थे। तो जानकी मंगल में लक्ष्मण का रोल किए थे, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र का रोल किए थे, और एक और है नील देवी में पागल का रोल किए थे, ठीक। अब आगे देखा जाए, इतना सब याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने का चांस ज़्यादा रहता है। नाटक की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से सब है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, प्रसन्न पद नव्यार्थ, एक आध दो चीज़ और वहाँ पे छूट गया है। एक और चीज़ है, हाँ, कि जब शकुंतला नाटक जो है, शकुंतला नाटक नहीं, जानकी मंगल जो नाटक है, तो उसमें प्रताप नारायण मिश्र का मूछ मुड़ाना भी फेमस है बहुत। जो वो सीता जी का रोल कर रहे थे उसमें, तो अपनी मूछ मुड़ाने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लिए थे, वो भी फेमस है, उसको भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ से है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तित्वबोध विधायिनी स्फुरन्ती सत्क्वेरबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? मम्मट का है कि वाग्भट का है कि रुद्रट का है कि विश्वनाथ का है? तो ये वाग्भट का है, ठीक। ये यहाँ पे दिया है फिर से वही, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ती सत्क्वेरबुद्धि प्रतिमा सर्वतोमुखी। उक्त कथन वाग्भट द्वितीय के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन वाग्भट अलंकार नामक उनके ग्रंथ में, जो 5 परिच्छेदों में विभक्त है, कि प्रथम परिच्छेद में मिलता है। इनका मूल नाम वाहट था, तो वाग्भट का मूल नाम क्या था? वाहट था, इसको ध्यान देना है, ठीक। अब 37 नंबर प्रश्न देखा जाए, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, तो संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? कालिदास हैं कि शूद्रक हैं कि विशाखदत्त हैं कि भास हैं? तो संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? भास हैं। ये कालिदास के पूर्ववर्ती थे, ये भी प्रश्न बन चुका है कि इसमें से कौन कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो भास हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। तो भास के नाटक यहाँ पे दिया है, देखिए अब भास के कौन कौन से नाटक हैं, इसको देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया है स्वप्न वासव दत्ता, ठीक। ये भास का है, इसमें 6 अंक है, और रस इसमें कौन है? श्रृंगार रस है। और इसमें क्या है? इसका उपजीव ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें नांदी का विशेष योजन का अभाव है, ठीक। तो स्वप्न वासव दत्ता 6 अंक है, इसमें अंक ज़्यादा ध्यान देना है। और देखिए प्रतिमा नाटक है, ठीक। तो ये प्रतिमा नाटक जो है, इसमें 7 अंक है। राम वनगमन से अयोध्या का आगमन की कथा है इसमें, प्रतिमा नाटक में। और अभिषेक नाटक है, इसमें ये भी 6 अंक का है, इसमें भी रामायण के बारे में है, राम के बारे में। इसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, ठीक। अभिषेक नाटक जो है, इसका उपजीव ग्रंथ क्या है? वाल्मीकि रामायण है, इसमें 6 अंक है। अभी देखिए प्रतिज्ञा यौगन धरायण, ये है, सही लिखा नहीं है यहाँ पे, प्रतिज्ञा यौगन धरायण, ये 4 अंक में है, और इसका उपजीव ग्रंथ क्या है? यौगन धरायण है। और ये शिवराज विजय जो है, ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, यहाँ पे इनका दे दिया है, लेकिन ये सही नहीं दिया है। 12 निश्वास है, वीररस है, इसमें शिवाजी का जीवन चरित्र का वर्णन है इसमें, ठीक। तो इसको ध्यान देना है, इसमें शिल्पी में थोड़ा गलत लिखा है। शिवराज विजय जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, ये एकदम नया प्रश्न था, लगभग समझ में नहीं आया होगा क्या पूछना चाह रहे हैं। यह है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रेमचंद ने किया कि मुक्तिबोध ने किया कि अज्ञेय ने किया कि नागार्जुन ने किया? तो ये मुक्तिबोध किए हैं, ठीक। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिशील काव्य के लिए प्रगतिवादी शब्द का सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। तो बच्चन सिंह क्या लिख रहे हैं इनके बारे में, कि प्रगतिशील काव्य के लिए प्रगतिवादी शब्द का सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में ये मुक्तिबोध ने प्रयोग किया था अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में, ठीक। तो बच्चन सिंह से ज़्यादा कथन भी पूछा था इसमें 2021 में। बच्चन सिंह उसके बाद सब लोग पढ़ने लगे ध्यान से।
अब देखिए मुक्तिबोध ने अपने इस लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। अब देखिए 39वां प्रश्न, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी तो रामचंद्र शुक्ल किए हैं कि इब्न बतूता, अबू सईद, बदायूनी। तो अबू सईद जो है इतिहासकार, इन्होंने सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद 11वीं शताब्दी नामक इतिहासकार ने किया था। अबू सईद आधुनिक अफगानिस्तान के इतिहासकार थे। अब देखिए अमीर खुसरो, ठीक, आदिकाल में आते हैं ना। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पहेलियों तथा मुकरियों में किया है। तो ये अमीर खुसरो हो गए। अब देखिए 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? देखिए यहाँ से प्रश्न बना है, 84 सिद्धों का नाम दिए हैं शुक्ल जी अपनी बुक में। तो पुतलीपा, उसमें 3 योगिनियाँ हैं, पुतलीपा, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। तो इसमें 3 योगिनियाँ कौन कौन है? मणिभद्रपाल, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये 3 योगिनियाँ हैं। और ये पुतलीपा जो है योगी है। ठीक, 84 सिद्धों में मणिभद्रपा योगिनी है, ये गृहदासी थी, लिखा है यहाँ पे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एडिशनल दे दिया है। देखिए कनकलापा योगिनी, गृहपति कन्या, लक्ष्मीकरा योगिनी, ठीक, और राजकुमारी तथा मेखलापा योगिनी, गृहपति कन्या योगिनी है, जबकि पुतलीपा शुद्ध योगी सिद्ध थे। ठीक, तो यहाँ पे याद लिखा है ना पुतली, या ये गलत लिखा है, पुतलीपा रहना चाहिए। ठीक, पा जो है सम्मान सूचक उन लोगों का था। देखिए 41वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। तो देखिए यहाँ पे सेतु जो है बनाया जाता है ना, सेतु जो है कि यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। वायु, रज्जु तथा रेणु स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जबकि सेतु शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए 42वां प्रश्न, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह 2 किताब लिखे हैं ना, आधुनिक हिंदी साहित्य लिखे हैं, और एक और है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक, तो बच्चन सिंह से इसमें 2021 में ज़्यादा कथन पूछा था। तो उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। ठीक, अब देखिए उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, यह कथन इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अब देखिए निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ये पेपर पढ़ते समय इसको ध्यान दिया जाता है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक, नहीं है तो प ओष्ठ है, प फ ब भ ये सब है ना, प फ भ, ये फ भी है, भ भी है, लेकिन ध नहीं है। ठीक, त थ ध। ठीक, क ये कैसे हो जाएगा? दंत से हो जाएगा ध ना। उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से क ख ग घ अंग, तालव्य से च छ ज झ इय य श, ये तालव्य से भी हो जाए। अब देखिए मूर्धन्य में तालु के मूर्धा भाग से ट ठ ड ढ ड़ और मूर्धन्य सा। ठीक, अब देखा जाए आगे। अब दंत से दिया है कि दांतों के मूल से त थ द ध, तो ये दंत से बोला जाता है। ध जो दिया था वर्ष मतलब दंत मूल होता है, वर्ष का मतलब, तो न स र ल, तो ये दंत स ये है न। ठीक, ओष्ठ से दोनों ओठों से प फ ब भ म, दंत्योष्ठ निचले होठों और ऊपर के दांतों से व फ। ठीक, दंत्योष्ठ वो ध्यान देना रहता है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि वह जो है दंत्योष्ठ है, पूछ लेता है पेपर में। अब देखिए 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी ना, तो कौन उसे संबद्ध नहीं था? प्रेम सागर, लल्लूलाल की रचना है, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो इसमें रानी केतकी की कहानी जो इंसा लखा की रचना है, तो इंसा लखा फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे, वही पूछ रहा है। रानी केतकी की कहानी 1798 1830 1803 की कहानीकार इंसा अल्लाह खां, जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था बल्कि प्रेम सागर 1810, लाल चंद्रिका 1818 के रचनाकार लल्लूलाल। तो ये दोनों लल्लूलाल की रचना है, प्रेम सागर और लाल चंद्रिका। तथा नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली, इसका दूसरा नाम चंद्रावली है, कि रचनाकार सदल मिश्र हैं। ठीक, नासिकेतोपाख्यान यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित
नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में इसका रचना किए हैं। एक और है, यहाँ से याद आया नचिकेता के प्रसंग से, इस नचिकेता के प्रसंग पर एक कुंवर नारायण भी रचना किए हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन सी रचना है। ठीक, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अब देखिए 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। शुक्ल जी का सब कथन है, लग रहा है नहीं, एक है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। ठीक, ये तो ठीक है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। तो ये क्या, आप लोग इसका समय बताइएगा, दुलाई वाली कहानी का समय बताइएगा और 11 वर्ष का समय इसका भी बताइएगा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो ये सब ठीक है, तीनों ये सही है। ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, कहानी है। ठीक, अब लेकिन ये जो रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि रक्षाबंधन कहानी जो है विश्वनाथ शर्मा कौशिक लिखे हैं रक्षाबंधन कहानी। ठीक, लेकिन ये रक्षाबंधन नाम से नाटक हरिकृष्ण प्रेमी लिखे थे। तो यहीं गड़बड़ हो जा रहा है डी वाला। देखिए कितना बारीक प्रश्न पूछ दिया है, विधा में कन्फ्यूजन कर दिया। तो रक्षाबंधन 1913 कहानी के कहानीकार विश्वनाथ शर्मा हैं, जबकि रक्षाबंधन 1934 नाटक के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है। दुलाई वाली देखिए यहाँ पे समय दे ही दिया। 1907 कहानी की लेखिका बंग महिला है, जबकि 11 वर्ष का समय 1903 के कहानीकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बताइएगा कि किस में छपी थी, ये किस पत्रिका में छपी थी, ये बताइएगा आप लोग। अब देखिए चौथा नंबर, उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसके कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अब देखिए नया प्रश्न बना था, वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर। तो ये ऋषिकेश सुलभ जो हैं, ये इन्हीं की कहानी है, वध स्थल से छलांग। देखिए वध स्थल से छलांग 1979 कहानी संग्रह के कहानीकार ऋषिकेश सुलभ हैं। अब इनकी और रचनाएं दिया है, पत्थर कट, बंधा है काल, तूती की आवाज़ तथा वसंत के हत्यारे आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। तो इनका कहानी और ध्यान देना है, क्योंकि एक बार पूछा है इनसे। तो क्या है, पत्थर कट है, बंधा है काल, तूती की आवाज़ तथा वसंत के हत्यारे, ये बहुत फेमस है इनका, वसंत के हत्यारे। ठीक, आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। इनका जन्म 1955 में हुआ। प्रमुख समकालीन साहित्यकार होने के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत भी रहे हैं। ठीक ना, ये ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत भी हैं, ये भी ध्यान देना है। ऋषिकेश सुलभ के नाटक, ये नाटक भी लिखे हैं। तो कहानी तो हो गया, अब नाटक देखा जाए। धरती आबा नाम से लिखे हैं, बटोही नाम से लिखे हैं, माटी गाड़ी। तो देखिए शूद्रक के संस्कृत, ये संस्कृत में शूद्रक की एक रचना है मृच्छकटिकम, उसी का, मृच्छकटिकम मतलब होता है कि मिट्टी का खिलौना, उसी का ये माटी गाड़ी नाम से रूपांतर कर दिए हैं। ठीक, तथा मैला आंचल, ये रेणु जी का उपन्यास 1954 में लिखा गया था। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का रूपांतर किए हैं मैला आंचल नाम से, 1954 में लिखे थे, आंचलिक उपन्यास है। ठीक, अब देखिए 47वां प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो कौन ये कहा है, पूछ रहा है। भिखारी दास कहे हैं, कि ब्रजनाथ कहे हैं, कि रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, कि रामकुमार वर्मा कहे हैं। तो ये कहे हैं भिखारी दास। ठीक, तुलसी गंग दुवय भये सुकविन के सरदार, यह कथन भिखारी दास का गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कुछ कथन, तो गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में क्या क्या कथन है, ये देख लिया जाए, कौन कौन कहा है। तो ये रहीम दास का है, इनको ध्यान देना है, क्योंकि रहीम दास जो थे मुसलमान थे ना, अब्दुल रहीम खान, खाना अकबर के दरबार में थे। तो इनको ध्यान देना है, क्योंकि रामायण के बारे में कहे हैं, रामचरितमानस के बारे में कहे हैं कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम यवना ही प्रकट कुरान। तो ये पंक्ति एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रहीम दास कहे हैं रामचरितमानस के बारे में। अब देखिए, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके यहाँ कात्य नहीं है, कुछ दूसरा है। ठीक, में मिली भाषा विविध प्रकार, तो ये भिखारी दास की है। अब कविता करके तुलसी न लसे, कविता पर लसी तुलसी की कला, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये कहे हैं। अब देखिए 48वां प्रश्न है, तवलकार का संधि विच्छेद है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में हो गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि
तवलकार का सही संधि विच्छेद है। तवलकार तो तव धन लकार होगा कि तव धन रीकार होगा कि तव धन रीकार होगा कि तवल धन कार होगा। तो इसमें ये तव धन रीकार जो है यही सही होगा। तव धन रीकार तवलकार गुण संधि इसमें है। अ वर्ण अ आ के बाद ई मूल स्वरू री के आने पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। अ आ प्लस री जो है मिलके अल बन जाता है। ठीक ना, जैसे गुड़े हम लोग पढ़े थे ना, गुड़े गुड़ो गुड़र हो जाए तो ऐसे अल भी बनता है। जैसे अर बनता है वैसे अल भी बनता है गुण संधि में। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण दिया है इसका। मम धन ऋकार ममलकार। ठीक, यथा धन ऋकार यथलकार। सदा धन रिवर्ण सदल वर्ण। ठीक, ये थोड़ा क्लिष्ट हो जा रहा है लेकिन याद कर लेना इसको कि गुण संधि में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संधि में आ रहा है। अभी तो उसका संधि विच्छेद पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? संधि विच्छेद पूछा था कि संधि, हाँ संधि विच्छेद पूछा था। पूछ देगा अब संधि उसमें कदा धन लिकारा कदलकारा, तो ये ध्यान देना इसको। अब देखिए 49वां प्रश्न है कि गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखे थे। इस्तवार, यहाँ पे इस्तवार रहेगा पहले। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1848 में कि 1868 में कि 1871 में 1888 में? तो 1871 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, दूसरा संस्करण पूछ रहा है। ठीक ना, तो 1871 में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। यहाँ पे उनकी रचना दे दिया है। फ्रेंच विद्वान इस्वार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी ने किया। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः देखिए 2 भागों में है। तो एक जैसे पहले उसका प्रकाशन हुआ तो 1839 में और 47 में हुआ था। और दूसरा संस्करण जो है, ये संस्करण है, संस्करण की बात हो रही है, 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। यही पूछ रहा था हम लोगों से। अब देखिए, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ, जिसमें कुल 738 कवि हैं। हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। अब 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्मक चयन कीजिए। तो इसमें कौन असंगत है? हे मेरी तुम, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो ये प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। फूल नाम है एक त्रिलोचन की रचना है, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक, तो ये किस में आते हैं? सप्तक में आते हैं, तार सप्तक में। ये किस सप्तक में आते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये जो है लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय की रचना है। इन पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, लोग भूल गए हैं पे। और देखिए केदारनाथ अग्रवाल जो हैं, इनको भी साहित्य अकादमी मिला है। तो इनको अपूर्वा रचना पे मिला है। अपूर्वा इनका काव्य काव्य रचना है इनकी, तो उसमें इनको साहित्य अकादमी मिला है। अपूर्वा नाम से अज्ञे लिखे हैं। ठीक, और त्रिलोचन को किस पे मिला है? इनको ताप के ताए हुए दिन पे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। भवानी प्रसाद मिश्र को किस पे साहित्य मिला है? तो इनको मिला है बुनी हुई रस्सी पे, ये भी इनका काव्य है। ठीक, बुनी हुई रस्सी पे मिला है इनको। और देखिए फूल नाम है एक है ना, ये त्रिलोचन की रचना है। और एक और रचना है केदारनाथ अग्रवाल की भी है, फूल के नाम से कुछ है। क्या रचना है कि ये आप लोग बताइएगा इसको। ठीक, हमको याद नहीं आ रहा है इस टाइम। ठीक ना, ये फूल नाम है एक त्रिलोचन की रचना है, लेकिन एक और है फूल के नाम से, वो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हमको याद आएगा तो हम बताएंगे। और देखिए एक फूल की चाह नाम से है, तो सियाराम शरण गुप्त की है। और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक, अब देखिए रचना और रचनाकार के संगत युग निम्नवत हैं। तो यहाँ पे दिया है हे मेरी तुम 1981 केदारनाथ अग्रवाल। हाँ, फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी रचना है। ठीक, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और फूल नाम है एक त्रिलोचन की है। अब देखिए फूल नाम है एक त्रिलोचन की है 1985। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए हैं रघुवीर साहब 1982 पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। लोग भूल गए हैं पे। अब देखिए गुरु नानक की माता का नाम था, गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तो ये भी प्रश्न पूछ लिया, माता का नाम पूछ ले रहा है। तो लक्ष्मी था कि वितस्ता था कि रूपना था कि तृप्ता था? तो शुक्ल जी पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा माता का इनका नाम दिया था। गुरु नानक देव की माता का नाम और पिता का नाम दोनों का दिया है। ठीक, तो तृप्ता नाम है इनकी माता का नाम।
गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता तथा पिता का नाम कालूचंद खत्री था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा इनके 2 पुत्र। तो इनके पुत्र भी हैं, एक इम्पॉर्टेंट है बहुत इनके, देखिए श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद थे। तो श्रीचंद जो है बाद में चल के उदासी संप्रदाय की स्थापना किए। ये प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी, गुरु नानक दर्शन का ये सार है जपूजी, आसदीवार, रहीरास, सोहिला, ठीक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन देखा जाए इसमें क्या क्या दिया है। दोहा दिया है, ठीक, दोहा दिया है, यहाँ पे सोरठा दिया है और बरवे दिया है और रोला दिया है। तो देखिए ये दोहा जो होता है इसमें 13-11 होता है, बरवे में 12-7 होता है, 12 और 7। और दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। और रोला में 24 मात्राएं होती हैं, 6 चरण में होता है। तो यहाँ पे इसको गिना जाएगा तो समझ में आएगा कि इसमें क्या है, कौन सा छंद है। तो देखिए अवधि शिला तो 1 2 3, इसमें 3 हो रहा है, 4 और 1 ला में 2 हो जाएगा, 6 हो गया और 2 8, ठीक, 8 और 1 ये दोनों 10 और ये 12, ठीक। तो 12 हो गया तो दोहा होगा नहीं, रोला होगा नहीं, रोला को देखा जाएगा अभी सोरठा भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिए गुरुभार था, गुरुभार तो यहाँ पे 2 3 4 5 और 1 2 7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3 हो रहा है ना, और यहाँ पे भी 2 हो रहा है, 5 और यहाँ पे 2 7। तो 12-7 क्या होता है, बरवे होता है, ठीक। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, इसमें 13-11 होता है, इसमें 11-13 होता है और रोला में 24 मात्रा होती है और ये 6 चरण होता है इसमें। अब देखिए अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत 19 व्यक्ति से ली गई हैं, ये भी ध्यान देना है कि साकेत से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्ति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। बरवे छंद के प्रवर्तक रहीम दास जी थे। बरवे नाई का भेद लिखे है ना रहीम दास। बरवे छंद की परिभाषा, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। और एक और चीज़, मैथिली शरणगुप्त को हरिगीतिका का बादशाह कहा जाता है, ठीक। मैथिली शरणगुप्त को हरिगीतिका का बादशाह कहा जाता है। अब देखिए 53 नंबर। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अस के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो जो उपन्यास पढ़ा रहेगा वो समझेगा, अंदर से जो पात्र बस याद किया रहेगा वो भी समझ जाएगा। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। तो गिरती दीवारें में भी क्या नाम है इसका, चेतन है। शहर में घूमता आईना में भी है चेतन, एक नन्ही कंदील में भी है, लेकिन गर्म राख में चेतन नहीं है। उपेंद्रनाथ अस के उपन्यास गर्म राख 1957 की केंद्रीय पात्र जगमोहन हरी तथा दूरो है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज के माध्यम से व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत किया है, जबकि उपेंद्रनाथ अस के अन्य उपन्यास गिरती दीवारें, इनका सबसे फेमस उपन्यास यही है गिरती दीवारें, उपेंद्रनाथ अस 1947, शहर में घूमता आईना 1963 तथा एक नन्ही कंदील 1969। इन सब का कथानक कौन है, चेतन है। अब देखिए पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं है पूछा है। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, खग, शकुनी, शकुंद दिया है, शकुंत दिया है। तो ये तीनों तो होगा, ये शकुंद जो दिया है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची सब खेचर, क्या क्या होता है, खेचर होता है, दविज होता है, पतंग होता है, पतंग भी होता है, ठीक। खग भी होता है, विहग, खग विहग दोनों होगा। परिंदा, शकुंत, अंडज होता है, गगनचर होता है, पखेरु होता है, ठीक। विहंग होता है, विहग भी होता है, विहंग भी होता है, नभचर। जबकि शकुंद का अर्थ कनेर का पेड़ जिसमें सफ़ेद पुष्प लगते हैं। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो संस्कृत साहित्य से पूछा है प्रश्न। कालिदास किए हैं कि भारवी किए हैं कि भवभूत किए हैं कि बाणभट्ट किए हैं? तो ये भवभूत किए हैं, करुड़ रस वाले, उत्तर रामचरितम वाले। संस्कृत के कवि भवभूत ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। भवभूति को श्रीकंठ, देखिए इनका नाम श्रीकंठ था, ठीक, कि उपाधि महाश्रीकंठ पद लाछन कहा गया है। तो इनका पूछ देगा कि इनका मूल नाम क्या था, श्रीकंठ था। इनकी उपाधि यहाँ पे लिखा है कि उपाधि थी। इनका प्रसिद्ध नाम उदुम्बर डम्बर था, ये भी ध्यान देना है।
यहाँ पे नई जानकारी मिल रही है। इनके पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जतुकर्णी कहा जाता है। तो इनके पिता का नाम भी ध्यान देना है कि नीलकंठ था और माता का नाम जतुकर्णी। भभूति का प्रमुख रस करुण, एको रस करुण ए है, मतलब कि करुण रस है। इनकी प्रमुख रचनाएं उत्तर रामचरितम, ठीक, महावीर चरितम, ये जो है कि करुण रस प्रधान रचना है, ये वीर रस प्रधान रचना है। मालती माधव में 10 अंक है, ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। अब आप लोग बताइएगा कि उत्तम रामचरितम में कितने अंक है, महावीर चरितम में कितने अंक हैं, ठीक। अब देखिए 56वां प्रश्न, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो हाईलाइट रहे हैं ये रामचंद्र शुक्ल, अजय प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो ये बच्चन सिंह का कथन है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ठीक। अब 57वां प्रश्न देखा जाए, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संस्कृत में लकार होते हैं तो उसी में से दिया है, तो लोट लकार, संभाव्य काल, ठीक। और ऑप्शन देख लीजिए पूरा, लट लकार वर्तमान काल ये तो होता ही है, लिट लकार ये भविष्यत काल होता ही है, लंग लकार भूतकाल होता ही है, लेकिन लोट लकार ये आज्ञा के लिए होता है, ठीक। ये गलत यहाँ पे दे दिया है, देखा जाए नीचे दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है लट लकार, यहाँ पे लंग लकार दिया है भूतकाल के लिए होता है, और लिट लकार भविष्यत काल के लिए होता है, और लोट लकार जो होता है विधिलिंग लकार आज्ञा, आशीर्वाद, प्रार्थना एवं आदेश के अर्थ में, ठीक, ये सब होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो विधिलिंग लकार दिया है ये चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक, और लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, आशीर्वाद, प्रार्थना एवं आदेश के अर्थ में, लेकिन विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। अब देखिए 58वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ये शुक्ल जी शुरू में ही लिखते हैं, तो उसी में लिखते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये किसको पता था कि यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा? शुक्ल जी नहीं कहे होते तो कैसे बनता प्रश्न? देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो शुक्ल जी पढ़ेंगे तो शुरू में ही लिखे हैं शुक्ल जी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा है कि हिंदी साहित्य कोश में, कि हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये छपा था हिंदी साहित्य का इतिहास जो है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, ठीक, ये भी ध्यान देना है कि विधेयवादी पद्धति पर लिखे हैं। इसमें जातीय परंपराओं, तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। तो विधेयवादी पद्धति जो है इसके जन्मदाता तेन माने जाते हैं। अब देखिए 59वां प्रश्न है, भाषा युग वासिष्ठ का रचना काल है पूछ रहा है। तो भाषा युग वासिष्ठ रामप्रसाद निरंजन जी की रचना है, उसका रचना काल पूछ रहा है 1730, 1741, 1750, 1761। तो ये 1741 ईस्वी इसका रचना काल है। भाषा युग वासिष्ठ का रचना काल 1741 है। इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। तो प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक जब पूछेगा तो राम प्रसाद निरंजनी को बताया जाएगा। पटियाला रियासत की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही लेखक ने अपनी एकमात्र रचना भाषा युग वासिष्ठ का परिमार्जित खड़ी बोली गद्य में प्रणयन किया था। अभी आज का अंतिम प्रश्न है हम लोगों का 60 नंबर प्रश्न, ये पंक्ति पूछा था, ठीक, ये भी शुक्ल जी में दिया है, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव की है कि सेनापति की है कि मोतीराम की है कि चिंतामणि की है? तो ये पंक्ति सेनापति की है। तो ये सेनापति जो हैं इनको रीतिकाल में माना जाता है कि ऋतु वर्णन कौन किया है? सेनापति किए हैं। तो इसमें देखिए दिया है ना, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए, यहाँ पे है ना, ठीक। तो ये सेनापति की पंक्ति है। ये रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। और इनको शुक्ल जी के यहाँ रखे हैं, फुटकर में रखे हैं ना, भक्तिकाल के फुटकर में रखे हैं इनको, सेनापति को शुक्ल जी। तो देख लिया जाए, उत्तर बी का पंक्तियाँ शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के, सेनापति की रचना है, पंक्ति है। अब देखिए और पंक्ति दिया है, देव की पंक्ति कौन है? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस्ट उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्ति बहुत पूछता है, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, देव की है, ठीक। जो 34वां संचारी भाव छल को माने हैं
वही देव हैं ये। देखिए, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित कहत, कह विबुध सब कोई। तो विबुध सब कोई बस याद कर लीजिए, चिंतामणि की है पंक्ति। और नृपति नयन कमलनी वृथा, चितवत बासर जाय, हृदय कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाई, ये मोतीराम की पंक्ति है। तो अब 61 नंबर देखा जाएगा कल। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आप सबको लिए आप सबों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।